तो सक्सेजन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं आज आपके साथ इसरो का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसको मैं क्वेश्चन पेपर था उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं नितिन कुष्टी इलेक्ट्रीशियन से। तो यहाँ पे मैं आपको इसका पूरा टेक्निकल पार्ट सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पे जो इसरो का पेपर था वो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम भी है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने एक वैकेंसी थी इससे वो SDSSC यानी कि जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र थी वहाँ से निकली थी, तो उसका भी पेपर कुछ इसी लेवल का होगा। यहाँ पे इसरो का जो पेपर होता है वो सभी पेपरों से हल्का सा हाई लेवल का होता है, और यह पेपर ऑफलाइन हुआ था 2/6/2019 को, इसलिए यहाँ पे मुझे इसको PDF ऑफलाइन है। तो यहाँ पर आपको आपको ये पेपर बहुत कम वीडियोस में मिलेगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। यहाँ पर हम आपको फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर सभी से संबंधित वीडियो के बारे में यानी सभी से संबंधित एग्ज़ाम के बारे में आपकी तैयारी कराते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके। और आइए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जो इस पेपर में पहला क्वेश्चन है वो ये है। तो यहाँ पे मैं आपको केवल टेक्निकल पार्ट सॉल्व कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसके टोटल 80 क्वेश्चन है टेक्निकल पार्ट में। तो यहाँ पे जो इसका पहला क्वेश्चन है कि डायोड में क्षरण धारा संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग is true for the leakage current of a diode to increase with temperature produced by the minority charge carrier occurs in reverse bias and D में से उपयुक्त सभी। तो मैं यहाँ पे आपको एक डायोड का डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि डायोड में होता क्या रिवर्स करंट। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये P है, उसके साथ यहाँ पे क्या जुड़ा होगा N। तो P में क्या होते हैं, मेजॉरिटी में होल्स होंगे तथा माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वैसे यदि आप पे N पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और माइनॉरिटी में क्या मिलेंगे, होल्स मिलेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, P को प्लस से जोड़ देते हैं, P को माइनस से और N को प्लस से जोड़ते हैं, तो ये हमारा कौन सा कहलाता है, रिवर्स बायस। तो देखिए जैसे ही हम रिवर्स बायस में जोड़ते हैं तो आप एक चीज़ याद रखिए, जब भी हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स बायस में जोड़ेंगे तो किस कारण करंट फ्लो होगी, माइनॉरिटी के कारण। और जैसे ही फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं तो किस कारण करंट फ्लो हो जाती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। तो देखिए जो भी करंट क्या होती है, माइनॉरिटी चार्ज करने के कारण फ्लो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीकेज करंट। यानी जो भी करंट क्या हुआ, माइनॉरिटी चार्ज करने के कारण फ्लो हो गई, वो हमारी कौन सी हो गई, लीकेज करंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी करंट हमारी माइनॉरिटी चार्ज करने प्रोड्यूस होगी वो हमारी कौन सी कहलाएगी, लीकेज करंट। यानी यहाँ पे लिखा है कि अल्फांश वाहकों द्वारा उत्पन्न होती है प्रोड्यूस बाय माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन तो गलत सही हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया इसमें कि तापमान वृद्धि के साथ बढ़ती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये भी होगा कि ऑकर्स विद रिवर्स बायस, यानी माइनॉरिटी चार्ज करने के कारण करंट फ्लो होगी और माइनॉरिटी करंट कब फ्लो होता है, जब हमारा रिवर्स बायस हो। तो दो ऑप्शन तो आपके सही हो गए। और तीसरा ऑप्शन क्या होता है, टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम किसी भी डायोड का टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज़ होती है और इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, मोबिलिटी या होल्स की जो मोबिलिटी होती है यानी कि चलने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन या उसकी मोबिलिटी बढ़ती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो तापमान में वृद्धि के कारण क्या हो जाता है, इसकी लीकेज करंट का मान ही बढ़ जाता है, क्योंकि जितनी तेज़ी से होल्स या माइनॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन जो भी माइनॉरिटी चार्ज करते होंगे जितनी तेज़ी से चलेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, करंट होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो डायोड के क्षरण धारा के संबंध से क्या सही है, तो आपके सारे ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तो इसके बाद यहाँ पे इसका जो अगला क्वेश्चन है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी में ट्रांसफार्मर की द्वितीयक पर शिखर वोल्टेज 20 वोल्ट और दृष्ट तरंग की औसत वोल्टेज का होगा, यानी कि द पीक वोल्टेज एट अ सेकेंडरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर इज अ 20 वोल्ट व्हेन इट्स द एवरेज वैल्यू ऑफ द रेक्टिफायर। तो देखिए यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मूला याद मत करिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कैसे। तो देखिए यहाँ पे अगर उसके बोला गया है कि जो यहाँ पे सेकेंडरी यानी हमारा मान लेते हैं यहाँ पे कोई रेक्टिफायर कनेक्ट है, ये रेक्टिफायर है, यहाँ पे हम जो इनपुट दे रहे हैं वो क्या है, उसका जो ये वेव फॉर्म है ये क्या है, इसका पीक वैल्यू है। पीक वैल्यू इसकी कितनी दी गई है, यहाँ पे 20 वोल्ट, यानी जो इसका जो पीक वैल्यू है वो 20 वोल्ट, यानी हमें किसका मान दे दिया गया, Vm का मान कितना दिया गया हमारे लिए 20 वोल्ट। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Vm इक्वल टू क्या है, हमारा 20 वोल्ट है। तो देखिए अगर देखिए एरिया यानी एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अंडर द वन साइकिल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड। तो यहाँ पे एरिया आपका कितना दिया गया है, ठीक है। तो यदि मैं अर्ध तरंग जो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वेव फॉर्म बनाऊँ तो मेरे को आउटपुट वेव फॉर्म कुछ कैसे मिलती है, प्योर डीसी ना मिले, मेरे को क्या मिलती है, इस टाइप से पल्सेटिंग डीसी मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये देखो एक चीज़ आप याद रख लीजिए, जब भी इस टाइप का आपका साइनसोइडल हो या कुछ भी हो, इसका जो एरिया होता है वो आपका 2 Vm होता है, क्योंकि इसका एरिया अपन जब निकालते हैं वो इंटीग्रेशन करके निकालते हैं। तो आप उससे अच्छा है कि आप याद कर लीजिए कितना हो जाएगा, इसका जो एरिया हमेशा आएगा कितना आएगा, 2 Vm आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि एरिया अंडर द वन साइकिल, तो एरिया आपका कितना कवर कर रहा है यहाँ पे, केवल 2 Vm, और टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा आपका 2 पाई। तो आप कुछ मत करिए, 2 Vm अपॉन 2 पाई कर लीजिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 Vm अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे जब 2 Vm अपॉन 2 पाई करेंगे, 2 से 2 क्रॉस हो केवल क्या बचेगा हमारे पास, Vm अपॉन
पाई। तो ये क्या हो जाएगा आपका हाफ वेव के लिए जो एवरेज वैल्यू वो कितनी आएगी वी एम अपॉन पाई। और यदि आप ये फुल वेव के लिए निकालते तो कितनी हो जाती 2 वी एम अपॉन पाई। और वो फुल वेव के लिए कैसे होती, क्योंकि यहाँ पे फुल वेव के लिए क्या होता, यहाँ से एक साइकिल यहाँ से एक साइकिल, तो जब एक सेकंड पूरी चीज़ें रिपीट होने लगती हैं तो वो हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे एक साइकिल जैसे कंप्लीट होता है तो पाई पीरियड में भी क्या हो जाएगा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा 2 वी एम अपॉन पाई, 2 पाई की जगह, तो ये क्या हो जाएगा उसका जस्ट डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जब आप क्या करेंगे वी एम अपॉन पाई करेंगे तो यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 3 1.46, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6.36 वोल्ट। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 6.36 वोल्ट। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका 6.36 वोल्ट। तो आपका जो एवरेज वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, हर बार आपको कुछ मत करना है, केवल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड, यानी कि एक साइकिल पूरा होने जितना टाइम पीरियड लगा उसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज वैल्यू निकल आएगी। और एक चीज़ याद रखिए, जब भी साइनसॉइडल बना हो तो वहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा आपका 2 Vm। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अ ट्रांजिस्टर ऑफ द कलेक्टर करंट इज 4.5 मिली एम्पियर एंड बेस करंट इज 20 एम्पियर, डायमीटर करंट इज। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, कलेक्टर करंट दी गई है और हमारे लिए एमीटर करंट दी गई है। तो हमें क्या निकालना है, सॉरी यहाँ पे मेरे पास कलेक्टर करंट और बेस करंट दी गई है, मेरे को एमीटर करंट निकालनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, आई ई इक्वल टू आई सी प्लस आई वी, ये सब ट्रांजिस्टर के लिए होता है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास किसकी वैल्यू दी गई है, संग्राही डार, यानी संग्राही डार आपको कितना दिया गया 4.5 मिली एम्पियर, और यहाँ पे ये कितना दिया गया है 20 माइक्रो एम्पियर। 20 माइक्रो एम्पियर को जब आप मिली एम्पियर कन्वर्ट करेंगे तो कितना 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.020 मिली एम्पियर। तो जब 4.5 वो 0.20 मिली एम्पियर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4.520 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 4.52 मिली एम्पियर। तो आपको केवल एक रिलेशन याद रखना है, आई ई इक्वल टू आई सी प्लस आई वी। और ये रिलेशन क्या होता है बहुत सी जगह पर एप्लीकेबल होता है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप ये रिलेशन याद रखिए कि जो एमीटर करंट होती है पूरे ट्रांजिस्टर में सबसे ज़्यादा होती है, एमीटर करंट इक्वल टू आई सी प्लस आई वी। इसका अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ उत्सर्जक संरूपण, a transistor is connected in a common emitter configuration, collector current is 1 milliampere and the emitter current is 1.01 milliampere, what is the DC current gain बीटा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है आपको कलेक्टर करंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको फिर से वही रिलेशन यूज होगा, देखिए कलेक्टर करंट दी गई है आई सी इक्वल टू 1 मिली एम्पियर और आई क्या दिया है 1.01 मिली एम्पियर। जैसा आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ये दो वैल्यू हमें पहले से पुट थी। तो अब हमको क्या निकाला है बीटा निकाला, लेकिन बीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन एमीटर में होता है बीटा, तो कॉमन एमीटर में क्या हो जाएगा आई सी अपॉन आई वी। लेकिन हमें किसकी वैल्यू दी गई है आई सी और आई ए की, तो हम फिर से वही रिलेशन रखेंगे आई ई इक्वल टू आई सी प्लस आई वी। तो आई ए की वैल्यू कितनी हो गई 1.01 मिली एम्पियर और आई सी की वैल्यू कितना हो गया आपका 1 मिली एम्पियर। तो आप आई बी की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 0.01 मिली एम्पियर। तो ये मेरे पास आ गया आई बी की वैल्यू। जैसे ही आपको आई बी की वैल्यू मिल जाती है तो आप क्या करिए वहाँ पे बीटा इक्वल टू 1 मिली एम्पियर अपॉन 0.01 मिली एम्पियर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 100। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको कुछ मन करना था, केवल बीटा की वैल्यू निकालनी थी, और तो वो बीटा की वैल्यू आप कैसे उस रिलेशन से निकाल के अल्फा से आप बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रतिलोम प्रवर्धक संबंध के रूप में, ठीक है। इन्हें ऑपरेशन एम्पलीफायर कनेक्टेड एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज अ वर्चुअल ग्राउंड इज। तो यहाँ पे आप इसका पहले सर्किट देखिए कि जो ऑपरेशन एम्पलीफायर यहाँ पे आप क्या रहे हो प्रतिलोम प्रवर्धक के रूप में, यानी कि ऑपरेशन एम्पलीफायर को हमको क्या बनाना है एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाना है। तो देखिए ऑपरेशन एम्पलीफायर में क्या होते हैं हमेशा आपके दो टर्मिनल होते हैं। इस टाइप से आपका ऑपरेशन एम्पलीफायर का सिंबल होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो प्लस को हम क्या बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और माइनस को हम क्या बोल देते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली यदि आप इसका डायग्राम देखेंगे सिंबल में, तो आपको यदि बुक्स रिलेट करना चाहूँ मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको ऊपर माइनस बनाते हैं नीचे प्लस बनाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा इन्वर्टिंग टर्मिनल और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो जब आप क्या करते हैं, जब भी आप क्या करेंगे इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट देंगे, यानी ऑपरेशन एम्पलीफायर का जब भी इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है इसमें 180 डिग्री का हो जाता है फेज डिफरेंस जनरेट हो। यही हमारा क्या बन जाएगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो यही क्वेश्चन पूछा गया कि प्रतिलोम प्रवर्धक के रूप में संबंध किए गए सक्रियात्मक प्रवर्धक में कल्पित बहुम पर। तो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी बहुत ज़्यादा लिखी है। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा इन्वर्टिंग टर्मिनल, यानी हमें ऑपरेशन एम्पलीफायर बनाना है तो हमें किस पे देना पड़ेगा इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। और आप देखिए यहाँ पे एक फीडबैक रेजिस्टेंस कुछ इस टाइप से भी कनेक्ट होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा पूरी तरह से किसका सर्किट बन जाएगा ऑपरेशन एम्पलीफायर को कैसे एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के जैसे हम इसे यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और जब भी आपको क्या कर रहा है आपको 180 डिग्री का फेज डिफरेंस जनरेट करना है तो किस पे देना इनपुट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पर। हमारा इनपुट कहाँ पे होगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे। और यहाँ पे पूछा गया है कि किसको हम ग्राउंड करेंगे, सॉरी। तो यहाँ पे पूछा गया था कि वर्चुअल ग्राउंड इज दैट, तो वर्चुअल हम किसको ग्राउंड कर देंगे यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्या कर देंगे ग्राउंड कर देंगे और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर क्या करेंगे
इनपुट देंगे। तो यहाँ पे आपने जैसे ही देखा कि हम किसको कर रहे थे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर रहे थे और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर क्या कर रहे थे, इनपुट अप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पे पूछा गया कि ग्राउंड किसको करेंगे, तो ग्राउंड हम किसको कर देंगे यहाँ पे, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल अप्रतिलोमी टर्मिनल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ए बी और बी के प्रवाही प्रतिरोध 50 ओम है, तो आर का मान क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पे सीधा ऑप्शन से अंदाज लगा सकते हैं कि यदि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 10 वैल्यू रखता हूँ 10, तो यहाँ पे अगर 20 और 10 रखूँगा यानी जो भी वैल्यू आएगी 10 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो 10 और 10 और 10 30 और 10 कितना हो रहा है, 10 से कम होगा, तो यानी यहाँ पे आपका 50 ओम नहीं हो पा रहा। तो ऑप्शन ए भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो गया। इसके बाद आप देखिए ऑप्शन बी को, तो यदि मैं यहीं पे 40 रखता हूँ 40 और 10 50 हो जा रहा है, और यहाँ पे जो भी रखूँगा उसकी वैल्यू और ऐड होगी, तो ये भी गलत हो गया। आप अगर 30 रखते हैं तो यहाँ पे 30 रखते हैं तो 30 10 40 और 10 50, तो यही होगा। यहाँ से कुछ वैल्यू और ऐड हो जाएगी क्योंकि ये पैरेलल में होके कुछ कम है, तो 20 से कम वैल्यू ऐड होगी, यानी तीनों ऑप्शन आपको क्या है गलत। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक समांतर एनोडी संधारित्र पूछा गया है, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ एरिया ऑफ ईच प्लेट इज डबल एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज मेड हाफ। तो यदि आप क्या करते हैं, आपके पास ऐसा कोई कैपेसिटर है जिसका ने आपका किया, जिसकी समांतर पट्ट संधारित्र है, तो जो प्लेट का एरिया उसको आप दुगना कर दिए हैं और उसका जो बीच का परावैद्युत माध्यम है यानी जो उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको आपने आधा कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है ए के एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई डी। अब इसने क्या बोला कि इसका जो एरिया है उसको आपने क्या कर दिया, दोगुना कर दिया। तो यहाँ पे ए की जगह हम क्या लिख लेंगे 2a, ठीक। और फिर उसके बाद आपने क्या किया, परावैद्युतांक माध्यम को आधा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई डी इंटू 2। सो 2 से 2 क्रॉस हो गया यहाँ पे, यानी क्या हुआ कि ए के एप्सिलॉन 0 अपॉन डी पहले था और ए के एप्सिलॉन 0 डी अपॉन अभी बचा, तो क्या हो जाएगा धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 7 का ए, की धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यह रिलेशन आप यहाँ रख लिए कि सी इज इक्वल टू ए के एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, सी इज इक्वल टू ए के एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। तो यहाँ पे क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, यहाँ पे परावैद्युत माध्यम होता है कि डाइलेक्ट्रिक माध्यम के कितना परमिविटी, तो यहाँ पे क्या आता है आपका परमिटिविटी आते हैं, जबकि आप मैग्नेटिक सर्किट में क्या आता है परमिएबिलिटी। तो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 किसको शो करेगा, परमिटिविटी को। उसके बाद ए इक्वल टू क्या है एरिया और डी इक्वल टू क्या है दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शाखा में से प्रभावित होने वाली धारा का मान क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि 10, ये सबके सब पैरेलल में है, तो 10 यानी कि आपको v इक्वल टू क्या होता है r इंटू आई, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका v अपॉन आर। अब देखिए ये तो एसी सर्किट डीसी सर्किट है, तो यहाँ पे सीधा सीधा करंट जुड़ जाएगा, तो आप हर एक शाखा में करंट निकाल के टोटल जोड़ लीजिए। तो देखिए पहली शाखा में करंट कितना हो जाएगा v अपॉन आर यानी कि 10 अपॉन 10, तो ये आपका करंट कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। तो यहाँ पे कितना चला गया 1 एम्पियर। इसके बाद आप देखेंगे तो क्या करेंगे 10/20 यानी कि 1/2 यानी कि सीधा सीधा कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। फिर आप करेंगे क्या 10/40, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 यानी कि 0.25 एम्पियर। तो आप जब इन सबको जोड़ेंगे किसको 1, यहाँ पे हम किसको जोड़ेंगे 1 एम्पियर प्लस 0.5 एम्पियर प्लस 0.25 एम्पियर, तो आपका टोटल करंट कितना हो जाएगा 1.75 एम्पियर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 1.75 एम्पियर। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका इसका अगला क्वेश्चन है कि 3 संधारित्र में धारिता का अनुपात 1:2:3 है, उसके आर पार वोल्टा का अनुपात 3:2:1 है, तो संधारित्रों में ऊर्जा भंडारण कितना होगा। तो देखिए आप कुछ मत करिए, सीधी रिलेशन क्या होता है ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 CV²। अब देखिए पहली कंडीशन में आपने क्या है कि 1/2 सब में कॉमन होगा, तो अपन इसको अनुपात में लेने की कोई जरूरत नहीं होगी, यानी आप क्या करेंगे CV² बस चेंज हो रहा है क्योंकि 1/2 तो सब में लगेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले के लिए धारिता की वैल्यू कितनी हुई 1 और अगले के लिए वोल्टेज का वैल्यू कितना है, यानी पहला मैं मान लूँ कि पहला वोल्टेज 1 हुआ और अगला वोल्टेज कितना 3, तो 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 9, यानी पहली वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाती है 9 मिल जाती है मेरे को। इसके बाद मैं अगला देखता हूँ तो क्या है यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या करूँगा 2 इंटू किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, यानी अगली वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी 8। वैसे ही मैं अगले में देखता हूँ तो क्या करूँगा यहाँ पे 3 और 1 का स्क्वायर यानी क्या मिल जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9:8:3। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 9:8:3। क्योंकि क्या होता है जो वोल्टेज देखिए यहाँ पे आपका रिलेशन चेंज भी नहीं हो सकता क्योंकि 1/2 CV²। यहाँ पे क्या है एनर्जी के सीधा प्रोपोर्शनल है, तो जो भी होगा आपका सीधा सीधा रेशो बनेगा, तो क्या हो जाएगा आपका वो रेशो 9:8:3। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये नॉन टैक्स है, तो यहाँ मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन पे चलते 11 पे, किसी डीसी यानी इंटरपोल ऑफ डीसी मशीन आर यूज टू। तो यहाँ पे इंटरपोल जो होते हैं वो हम किसके लिए यूज करते हैं कम्यूटेशन को कम करने के लिए, ठीक। इंटरपोल हम किसके लिए यूज करते हैं कम्यूटेशन को कम करने के लिए। और
जो हमारे क्या होते हैं कंपनसेटेड वाइंडिंग होती है वो हम किस में लगाते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव कम करने के लिए, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है इंटरपोल जो होते हैं हम किसके लिए यूज करते हैं, रिड्यूस टू द कम्यूटेशन। ठीक, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कॉगिंग। तो कॉगिंग और देखिए आर्मेचर रिएक्शन और ये कम्यूटेशन ये हमारे किस में होते हैं, इस डीसी मोटर में, और ये जो कॉगिंग और क्रॉलिंग ये दोनों फिनोमेना हमारे किसके हैं, एसी मोटर के हैं। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, इनमें से कोई भी नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शक्ति गुणांक को सुधारने के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे शक्ति गुणांक को सुधारने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सबसे पहले तो सिंक्रोनस मोटर का, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर ही केवल ऐसी मोटर होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, लैगिंग, लीडिंग और तीनों पावर फैक्टर पर चला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि फिर इंडक्शन मोटर, अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, डीसी सिंक्रोनस सीरीज मोटर, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। तो यहाँ पे याद रखिए कि अधिवाय वाली यानी ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। ठीक, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर क्या करती है हमारी, जब ओवर एक्साइटेड करते हैं मोटर को, यानी कि ईवी आई एफ मान लेते हैं यहाँ पे आई ई वी इज इक्वल टू आई एफ, जब ई इज लेस देन, यानी कि जब यहाँ पे आई एफ की वैल्यू इसे लेस देन होगी तो हमारी किस पे चलती है, लीडिंग लैगिंग पे चलती है। जब हम क्या करते हैं ई की वैल्यू वो कम कर देते हैं, आई एफ की वैल्यू ज़्यादा, तो हमारी कौन सी कहलाती है, ओवर एक्साइटेड कंडीशन, तभी हमारी किस पे चलती है, लीडिंग पे चलती है। तो हमें अगर ये पावर फैक्टर सुधारना है तो पावर फैक्टर को करना क्या है, लीडिंग से लैगिंग से लीडिंग की तरफ लेके जाना है। तो यदि हमको पावर फैक्टर को लीडिंग की तरफ लेके जाना है तो हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। और ये क्या होती है, अनलोडेड, यानी ऐसी मोटर क्या होती है, इसको हम मोटर को बिना लोड पे ओवर एक्साइटेड करके चलाते हैं तो हमारे कौन सा हो जाता है, पावर फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, तो फॉर्म फैक्टर किस किस का अनुपात होता है। तो इसका तो सीधा सीधा आप फॉर्मूला याद रखिए कि फॉर्म फैक्टर इक्वल टू क्या होता है आपका 0.637, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है आपका आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। ये हमारा क्या होता है, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है। इसको मैं याद करने का तरीका बताता हूँ आपको कि देखिए आपसे फॉर्म फैक्टर की वैल्यू हमेशा फिक्स है 1.11। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो 1.11 है, देखिए आपको जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 0.707। ठीक है, तो ये आपका किसके साथ होता है, आई आर एम एस के साथ, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 0.637 एवरेज वैल्यू के साथ। तो जब आप 6 से सॉरी आई मैक्स और यहाँ पे आई मैक्स दोनों में होगा, तो ये हमारे किसको शो करता है, आर एम एस को, और ये हमारे किसको शो कर देता है, एवरेज वैल्यू को। तो यहाँ पे जब आप क्या करेंगे 0.7 से 0.6 को 7 से डिवाइड करेंगे तभी ना बनाएगा। यदि आप 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट पे वैल्यू आएगी। तो हमेशा हमें क्या चाहिए, फॉर्म फैक्टर तो फिक्स है 1.1, यानी हमें से क्या करना पड़ेगा, हमको आरएमएस वैल्यू को ऊपर और एवरेज वैल्यू क्या रखना होगा, नीचे। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू डिवाइड टू एवरेज वैल्यू। तो रूप गुणक या फॉर्म फैक्टर, रूप गुणक को हम क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर किसका अनुपात हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता के लिए क्या होता है। तो क्या हो रहा है, ताम ह्रास शून्य के बराबर होती है, ये कंडीशन होती नहीं। कोर लॉस शून्य के बराबर ये भी नहीं हो सकता, ये सब आइडल कंडीशन में होता है। कोर लॉस होता ही नहीं है और टॉम लॉस नहीं होते। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ताम्रहास कॉपर लॉस इज इक्वल टू कोर लॉस, यानी कि आपके जो आयरन लॉस है वो कॉपर लॉस के बराबर हो जाए। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया। तो देखिए आर्मेचर प्रतिक्रिया होती क्या है कि मैं मान लेता हूँ कि पहले एन और एस पोल थे। ठीक, मैं डीसी जनरेटर की बात करता हूँ कि डीसी जनरेटर की बात है यहाँ पे। ठीक है, एन या एस पोल थे या डीसी मोटर एज्यूम कर लिए, बीच में आर्मेचर था। अभी मैंने आर्मेचर को सप्लाई दे के नहीं रखी है, तो क्या होगा, यहाँ से ये पूरा फ्लक्स है उस टाइप से जाता है। लेकिन आप जैसे अगली कंडीशन देखते हैं तो क्या होता है कि जब मैंने क्या किया है, ये एन और एस पोल है और मैंने क्या किया साथ में आर्मेचर को भी सप्लाई दी, यानी यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, करंट बाहर आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को सप्लाई दे दी। जब इन दोनों को सप्लाई दी तो हमारा फ्लक्स क्या होता है, इस टाइप से डिस्टॉर्टेड होने लगता है। यदि मैं ज़रा डिटेल नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं जब आपका फुल लेक्चर लूँगा तो आपको जरूर बताऊँगा आर्मेचर रिएक्शन पूरा वर्किंग कैसे होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप देखते हैं कि जैसे ही आपने आर्मेचर को सप्लाई दी तो ये फ्लक्स क्या हुआ, डिस्टार्टेड हुआ। और यदि मैं मान लेता हूँ कि आर्मेचर इस डायरेक्शन घूम रहा है तो हमारी कौन सी कहलाएगी, लीडिंग पोल टिप। तो हमारी कौन सी कहलाएगी, लेगिंग पोल टिप, सॉरी ट्रेलिंग पोल टिप होगा यहाँ पे, ट्रेलिंग पोल टिप। तो ठीक है, क्या होता है लीडिंग पोल टिप पे क्या हो रहा है यहाँ पे, यानी जो हमारा एमएनए है आप कुछ इस टाइप से खिसका। तो यहाँ पे क्या होता है, एरिया कम हुआ, यानी कि फाई फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, बी इक्वल टू 5/A। तो यहाँ पे क्या हुई, फ्लक्स डेंसिटी कम हुई और यहाँ पे क्या हुई, फ्लक्स डेंसिटी घट गई। तो इस टाइप से क्या होता है, हमारा जो टोटल फ्लक्स है वो इक्वली डिवाइड नहीं हो पाता। तो ये मेनली इफेक्ट कब आया, जब हमने क्या किया, आर्मेचर को सप्लाई दी। तो आर्मेचर करंट, तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया कब उत्पन्न होगी, जब आर्मेचर धारा, यानी कि जब हम आर्मेचर को सप्लाई देंगे। यदि आप केवल फील्ड को सप्लाई दे रहे हैं तो वहाँ पे कोई आर्मेचर करंट नहीं होती। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्मेचर धारा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन SWG का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे SWG का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, किसी भी कंडक्टर का डायमीटर को माप करने की। जितना बड़ा SWG होता है उतना कम क्या होता है, उसका डायमीटर होता है। और इसके बाद यदि प्रतिरोध का मान हो तो हम ओम मीटर से नापते हैं, विद्युत हो तो हम मेगर से नापते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, SWG को हम किसके नापते हैं, डायमीटर के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को सुरक्षित करने के लिए LCV, पृथ्वी को सुरक्षित परिपथ को सुरक्षित करने के लिए LCV का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ELCV इज यूज टू प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम। तो यहाँ पे देखिए ओवर करंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्यूज़ वगैरह या रिले का। अति वोल्टा के लिए भी हम रिले का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ELCV है उसका नाम ही होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पे किसको कम करेगी, लीकेज करने को। तो लीकेज करने से बचने के लिए हम क्या करेंगे, ELCV का प्रयोग किया जाता है। और ELC से भी हमारा अच्छा क्या होता है, RCCB, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका कि ट्री कला डेल्टा संबंध में लाइन वोल्टा, द लाइन वोल्टेज इन अ 3 फेज डेल्टा कनेक्शन सेम एज द फुल वोल्टेज 2 टाइम्स फुल वोल्टेज एंड 3 टाइम्स फेज वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या है, लाइन डेल्टा में कंडीशन पूछा गया। तो डेल्टा में क्या होता है, VL इक्वल टू फी फेज, यानी हमारा जो लाइन वोल्टेज होता है सेम एज द फेज वोल्टेज। तो करंट क्या हो जाता है, IL इक्वल टू √3I फेज। ठीक है, तो ये रिलेशन आप याद रखिए। तो VL इक्वल टू क्या हो जाएगा, V फेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम एज द फेज वोल्टेज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सौर सेल की प्रतिरूपी वोल्टापरास, यानी केवल एक मैं एक सिंगल सौर सेल लूँ तो वो कितना वोल्टेज जनरेट करेगा। तो यहाँ पे केवल एक सिंगल सौर वेल लगभग 0.5 वोल्ट के अप्रॉक्स क्या करता है, आपका वोल्टेज जनरेट करता है। लेकिन यदि हम इसका वोल्टेज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे सौर सेल जो होते हैं उनको बहुत सारे सौर सेल को सीरीज में लगा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हमारा टोटल वोल्टेज बढ़ जाता है और बैटरी चार्ज होती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 वोल्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपका फिर से नॉन टेक्निकल पार्ट का, जो मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं केवल यहाँ पे टेक्निकल पार्ट सॉल्व कराने वाला हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगर एक परिमिति टायर चालक का व्यास घटाकर आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो आप इसके दो फॉर्मूले याद रखिए। तो R इक्वल टू, मैंने आपको एक वीडियो में डिस्कस भी किया है, फार्मूला 2m/E²L/n टाउ ए। ठीक, एक फार्मूला ये होता है रेजिस्टेंस के लिए और एक आपका क्या होता है सीधा विशेष प्रतिरोध से। तो यहाँ पे क्या है कि एरिया को आधा कर दिया गया, यानी ये क्या होता है, आधा होता है। यानी ये चीज़ आधी होती तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस दुगना हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे दुगना हो जाता है। यदि हम केवल क्या करें, व्यास को घटाकर आधा कर रहे तो ये क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे क्या होता है आपका कि वही पूछता कि चालक को खींच के दोगुना कर दिया गया, यानी खींच कर उसका व्यास भी घटा और लेंथ भी बढ़ गई, ये क्वेश्चन भी आता है। तो वहाँ पे आप सीधा याद रखिए, जैसे मैं मान लेता हूँ कि तार की लंबाई को दोगुना कर दिया तो n² × R, पहले उसका रेजिस्टेंस 10 ओम था। तो ये फॉर्मूला होता है n² × R, कितना गुना किया, दोगुना। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 दूनी 4, और हम मान लेते पहले रेजिस्टेंस कितना 10, तो कितना हो जाता 40 ओम। तो यहाँ पे जब भी आपको खींचकर की बात करें तो आप यहाँ पर तो ये फॉर्मूला लग सकते हैं n² R, लेकिन यहाँ पे केवल आधा करने की बात की गई तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका दोगुना हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, RC परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो यहाँ पे क्या है कि रेजिस्टेंस कनेक्ट है प्लस कैपेसिटर कनेक्ट है। तो यहाँ पे इसका पावर फैक्टर पूछा गया, लीडिंग है लैगिंग। तो यदि आपका इसका सर्किट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज भी एक साथ होगा और करंट भी यही होगा। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि वोल्टेज यहाँ पे है, ठीक, तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट क्या होंगे, एक साथ होंगे रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन आप जैसे ही करते हैं किसके लिए, कैपेसिटर के लिए, तो कैपेसिटर के लिए क्या हो जाता है, आपका करंट आगे चला जाता है, यानी जो IC की वैल्यू है वो क्या हो जाती है 90 डिग्री आगे, और यहीं पे आपको क्या मिल जाएगा, VC, यानी क्या हो रहा है, करंट आगे हो रहा है, करंट आगे हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा। ठीक, यदि आप देखेंगे फिर से पूरा सर्किट अगर मैं बना लूँ तो यहाँ पे आपका VC था तो यहाँ पे IC था। जब आप इसका टोटल रिजल्टेंट निकालेंगे तो यहाँ पे आपको क्या बनेगा, फाई बनेगा, cos फाई में क्या हो रहा है, आपका करंट आगे जा रहा है, यहाँ आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लीडिंग। तो यहाँ पे आपका जो RC परिपथ का शक्ति गुणक क्या हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा। और यदि यहाँ पे प्योर RC सर्किट, प्योर L सर्किट, C सर्किट बोला होता तो पावर फैक्टर क्या हो जाता आपका 0, क्योंकि वहाँ पे थीटा कितना बनता है 90 डिग्री पे। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाता, cos 90 की वैल्यू क्या आती है आपकी, 0 आती। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इन द फॉलोइंग सर्किट अंडर स्टेडी स्टेट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्टेडी कंडीशन में कितना करंट लेगा। तो यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक सबसे बड़ा लॉजिक की बात ये है कि हम DC सप्लाई दे रहे हैं। DC सप्लाई में क्या होता है, कैपेसिटर XC इक्वल टू 1/2πfc होता है। ठीक, यानी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी 0 हुई तो XC की वैल्यू क्या हो गई, अनंत हो गई, यानी XC क्या हो गया हमारा, इन्फिनाइट हो गया। यानी XC क्या था यहाँ पे, कैपेसिटर का रोकने वाला गुण। यदि रोकने वाला गुण अनंत होता है तो हम I इक्वल टू क्या लिखते हैं, V/XC। तो यहाँ पे अगर XC अनंत होता तो I हमारा क्या हो जाएगा, 0, यानी इस वाली सर्किट में तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं, क्योंकि उसकी वजह से ट्रू बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये वाला जो शाखा है वो पूरी हट जाएगी। आप केवल इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 + 1/3 + 1/4, ठीक, +10। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं।
वहाँ पे क्या हो रहा था, इस कैपेसिटर की वजह से, यानी ये जो हमारा कैपेसिटर था वो डीसी सप्लाई से कनेक्ट होती है। कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट के जैसे एक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सर्किट ओपन सर्किट मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, 1 यानी देखिए ये 1 2 3 और 4 तो पैरेलल में है, ठीक है। ये 2 3 और 4 क्या है, हमारे पैरेलल में कनेक्ट है, यानी 2 3 एंड 4 तो पैरेलल में है। तो इन सबको पैरेलल होने से हम क्या करेंगे, 1/RT इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो ये 2 3 4 कैल्सियम जब अपन निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। और 12 को जब सॉल्व करेंगे तो आप टोटल RT जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, RT इक्वल टू 13/12 और RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/13। फिर इसके साथ क्या होता है, सर्किट में दिख नहीं रहा था, मैं यहाँ पे डिटेल में सर्किट बनाया हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 5 ओम, यानी 5 ओम क्या होगा, सीरीज में कनेक्ट होगा। इन तीनों को अपन पैरेलल निकाल लें तो ये 5 ओम सीरीज में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि 12 प्लस 13 प्लस 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 77/13। तो आपका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 77/13। और आई इक्वल टू क्या होता है, V/R। वी कितना था, 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट को जब ऊपर लेके जाएंगे तो कितना होगा, 130/77। तो आपका जो आई की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 130/77। यहाँ मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखाऊँ, यदि आप चाहते हो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यदि आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं वहाँ भी आपको एक PDF प्रोवाइड करा दूँगा। तो देखिए इसका सॉल्व कुछ इस टाइप से था। तो आइए, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 130। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 130/77। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तार में तार का प्रतिरोध R है, समान अनुप्रस्थ और क्षेत्र लेकिन दुगनी लंबाई के ऐसे 4 तारों को समानांतर में जोड़ा गया, तो नेट प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए ताम्र तार का प्रतिरोध क्या है, R है, यानी क्या है, R है। तो ऐसे सेम टू सेम क्या हुआ है, अनुप्रस्थ यानी समान अनुप्रस्थ के 6 क्या हो गए हैं, resistance of a copper wire is are for such wires which the same cross sectional area but twice length are connected in a parallel to the net resistance। तो यहाँ पे क्या है कि जो सेम टू सेम रेजिस्टेंस के, यानी वायर को वही लिया गया लेकिन उसकी लेंथ को दुगना कर दिया। पहले रेजिस्टेंस R था, लेंथ को दुगना किया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, 2R। अब ऐसे 2R कितने बार लिए गए, 4, ठीक है। यानी कि अब क्या हुआ 2R, और इन सबको पैरेलल में कनेक्ट किया गया। तो पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R/N, यानी कि जितनी जगह सबकी वैल्यू सी में क्या फॉर्म लगते हैं, R/N। तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, 2R, और टोटल कितने जनरेट किया, 4। तो क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, R/2। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, R/2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज 0.5 ओम एंड द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करस्पॉन्ड टू 10 मिलीएम्पियर। व्हाट इज द शंट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 1 एम्पियर। तो यहाँ पे क्या है कि जो धारामापी का प्रतिरोध कितना दिया, 0.5 ओम, और पूर्ण विक्षेप यानी कि 10 मिलीएम्पियर, यानी कि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम है। और यही क्या करता है, टोटल 10 मिलीएम्पियर करंट को नाप सकता है। लेकिन जब हमें क्या करना है, इससे 1 एम्पियर करंट को नापना है तो हम धारामापी की रेंज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसके समानांतर क्रम में एक शंट रेजिस्टेंस को लगाते हैं। तो वही पूछा गया कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो वैसे सॉल्व करते हैं, RSH इक्वल टू RM/M-1। ये शंट रेजिस्टेंस का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे M इक्वल टू क्या होता है, टोटल करंट डिवाइडेड बाय मीटर करंट। तो यहाँ पे क्या था, आपका टोटल करंट कितना था, 1 मिली एम्पियर, और यहाँ पे 1 एम्पियर, और आपका जो टोटल करंट है वो कितना था, 10 मिली एम्पियर, ठीक। यानी पहले जो टोटल करंट डिवाइडेड बाय मीटर करंट, यानी एम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल करंट डिवाइडेड बाय मीटर करंट। हमको करंट की रेंज बढ़ानी कितनी थी, 1 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 1 एम्पियर तक। और करंट पहले कितना नाप सकता था ये मीटर, 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर यानी कि 10 × 10⁻³ जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, RM/M-1। तो RM की वैल्यू कितनी, 0.5, और M की वैल्यू कितनी आई आपकी, 100। और M अपन कैसे निकाल, टोटल करंट डिवाइडेड बाय मीटर करंट, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर M। तो 100 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 99। तो यहाँ हो जाएगा 0.5, 99। अब इस 5 को आप नीचे कर लीजिए, पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5/990। यही आपका क्या हो जाएगा, शंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 5/990, ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक 0.05 डिग्री सेल्सियस है। 20 डिग्री सेल्सियस परास तक पदार्थ से बने तार का प्रतिरोध 1 ओम है। प्रतिरोध किस तापमान पर 2 होगा। यानी पहले क्या था कि इसका रेजिस्टेंस 1 ओम था 20 डिग्री सेल्सियस पे। अब यदि हमको इसका रेजिस्टेंस 2 ओम करना है तो हमें कितना, यानी कितना और टेम्परेचर को बढ़ाना होगा कि रेजिस्टेंस क्या हो जाए, 2 ओम हो जाए। जबकि प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है, 0.05 1 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना कितना है, 1 ओम, यानी टोटल रेजिस्टेंस हम कितना इंक्रीमेंट लाना है, 1 ओम, ठीक। क्योंकि 1 ओम टोटल 2 ओम करना है तो 1 ओम तो पहले से, तो एक और चाहिए कितना, केवल 1 ओम। और यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना कितना बढ़ता है, 0.05। तो 1 ओम के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 0.0005 से आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, ठीक। तो ये जाके क्या करेगा, ऊपर जाएगा। तो ऊपर कितने के इंटू हो जाएगा, 1 ढाई सैकड़ा 1000, 1000 डिवाइडेड बाय 5 है, यही वैल्यू होगी ना, क्योंकि यहाँ पे 5 × 10⁻³ तो लिखा है। जब आप इसको क्या करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/0.00
5 को आप क्या लिख सकते हैं 1000, तो 1000 को हम क्या कर देंगे ऊपर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 × 1000 कितना हो जाएगा 1000। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, यानी हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा केवल 1 ओम बढ़ाने के लिए 200। तो अब यदि इसका रेजिस्टेंस 2 ओम हो गया है तो टोटल टेम्परेचर कितना रहा होगा, तो देखिए 1 ओम बढ़ने से कितना हुआ 200, तो बढ़ गया आपका क्या टेम्परेचर, यानी 1 ओम बढ़ने से 200 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, और 20 डिग्री सेल्सियस उसका पहले से रेजिस्टेंस टेम्परेचर था, तो अब टोटल टेम्परेचर कितना हो गया 220 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा 220, ना यहाँ की 200, क्योंकि अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 220 डिग्री सेल्सियस पे 2 ओम हो जाएगा। इसी बार अगला क्वेश्चन 10 ओम की आंतरिक प्रतिरोध वाले 3 सेल को 1.5 वोल्ट के श्रृंखला संबंध में दिया गया है। श्रृंखला में संबंधन किया गया है। 15 ओम के लोड को इस बैटरी से जोड़कर इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या है। यानी कि हमारे पास 1.5 वोल्ट के जो 3 सेल हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, इसको हमने क्या किया तीनों को सीरीज में लगा लिया और इस सीरीज के साथ 15 ओम के लोड को जोड़ दिया, तो प्रवाहित में अब जो परिपथ में करंट प्रवाहित होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप देखिए तो हमारा सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगा 1.5 ओम 1.5 ओम, और हर एक का हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आपका, मैं आपको यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाऊँ तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका कितना आएगा 10 ओम 10 ओम 10 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में मानते हैं, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 ओम। ठीक, दैट्स ऑल। आपका क्या हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस 30 ओम हो जाएगा, और लोड का रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना हो गया 45 ओम। तो वही हम करेंगे यहाँ पे। और देखिए टोटल वोल्टेज की बात होगी तो सीरीज में वोल्टेज क्या होता है NE, यानी टोटल वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.5 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ पे आप टोटल रेजिस्टेंस देखें तो कितना हो जाएगा आपका 45 ओम, क्योंकि 10 + 10 + 10 कितना हो जाएगा 10 + 10 + 10 30, और 15 लोड रेजिस्टेंस है तो ये भी सीरीज में, तो कितना होगा 45। I = क्या होता है V/RT, तो V कितना था आपका एक सेल का वोल्टेज 1.5 है, 3 सेल कितना हो जाएगा तो 4.5, तो ये कितना हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 3 कितना 0.3 4.5 डिवाइडेड बाई 45। जब आप इसको किससे डिवाइड करेंगे 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 3, और 0.3/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 एम्पियर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 0.1 एम्पियर, यानी जो टोटल उससे करंट फ्लो होगा वो कितना हो जाएगा 0. आपका जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर जो है क्या 0.1 एम्पियर। ये तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन में कुछ ये लिखा है कि 10 ओम रजिस्टर एंड 50 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 2 वोल्ट सेल। द वोल्टेज अक्रॉस द 10 ओम रजिस्टर इज मेजर एज अ 2 वोल्ट, विच इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉसिबल। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा सर्किट है, यहाँ पे थोड़ा सा ये पिक ली गई है क्योंकि PDF के फॉर्म में पेपर नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन नहीं था, तो किसी ने मेरे को पिक सेंड की है, जैसे यहाँ पे क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि 10 ओम है और साथ में क्या है ये 15 ओम, ये दोनों क्या सीरीज में कनेक्ट हुए हैं। और यदि मैं इसको क्या करता हूँ 2 वोल्ट से सप्लाई देता हूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि यदि 10 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस 2 वोल्ट नापा गया है, यानी जब हमने 10 ओम के क्रॉस वोल्टेज को मेजर किया तो 2 ओम नापा गया, तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। देखिए तो सीरीजली प्रोबेबिलिटी ये बन रही है कि ये सर्किट शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। ये वाला रेजिस्टेंस कौन सा वाला 15 ओम वाला शॉर्ट सर्किट हुआ, तभी तो हम 10 ओम के क्रॉस 2 वोल्ट नाप सके, क्योंकि यदि यहाँ पे ये लगा होता तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप को करता, तो 2 वोल्ट में से कुछ ये भी लेके जाता। और यदि एक अगली कंडीशन में अगर हम इसको ओपन मान दें तो जीरो करंट फ्लो होता है, जीरो करंट फ्लो से क्या होता है यहाँ पे 0 वोल्टेज ड्रॉप होता। तो यहाँ पे क्या होगा कंडीशन यही होगी, क्या होगा जो आपका 15 ओम का रेजिस्टेंस है वो क्या होगा ओपन हुआ होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 ओम का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। तो आपका क्या हो जाएगा सही आंसर 15 ओम रेजिस्टेंस इज शॉर्ट सर्किट। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा 50 ओम रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट। यदि 10 ओम रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट होता तो पूरा वोल्टेज हम किसके क्रॉस नाप सकते थे 15 ओम के क्रॉस, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन भी गलत। तीसरा ऑप्शन क्या लिखा है कि 15 ओम का रेजिस्टेंस खुला, यदि टोटल रेजिस्टेंस खुल जाता तो करंट फ्लो नहीं होता, टोटल वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होता। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी की 15 ओम का रेजिस्टेंस क्या हो चुका है आपका शॉर्ट सर्किट हो चुका है। तो यहाँ पे आप चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 2 सेकंड के लिए 2 मिली एम्पियर की अपरिवर्तित धारा 20 माइक्रोफैरड के constant current of a 2 milliampere charge a 2 microfarad capacitor for a 2 second, which of the following is a true for the charging of the capacitor। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो 2 मिली एम्पियर की करंट है, ठीक है 2 मिली एम्पियर की करंट 2 सेकंड के लिए, यानी 2 मिली एम्पियर का हम किसी कैपेसिटर को 2 सेकंड के लिए लेते हैं जिसकी वैल्यू क्या है 20 माइक्रोफैरड है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वोल्टेज में कितना चेंज आएगा कि संधारित्र वोल्टेज 0 से 200 वोल्ट तक की रैखिक वृद्धि, चरघाट की वृद्धि, या 0 से 100 वोल्ट तक की फिर से रैखिक वृद्धि, 0 से 100 वोल्ट तक या 0 से 100 वोल्ट तक की चरघाट की वृद्धि। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास जो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है Q = C × V। ठीक, यानी कि हमें जो कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल रही है कैपेसिटेंस और वोल्टेज ड्यूरेशन, तो Q = C × V होता है। यानी इसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए Q होना चाहिए, और Q के लिए हमें क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में से कहीं ना कहीं से Q निकाल दें तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा।
तो देखिए वहाँ पे करंट और टाइम की वैल्यू दी गई, तो वहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, करंट और टाइम दिया गया है तो हम यहाँ से क्यू निकाल सकते हैं। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी, यानी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 4 मिली कूलम। तो हमारे पास क्यू की वैल्यू है और तो हम क्या वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब जब वोल्टेज को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू 4 मिली कूलम 4 × 10⁻³ और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी थी 20 × 10⁻⁶ यानी 20 माइक्रोफैरेड। तो जब आप बी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 200 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे बी टू वैल्यू हमें मिलेगा कितना 200 वोल्ट, लेकिन ये बढ़ेगा कैसे, तो आप देखिए कि क्यू और वी में डायरेक्टली रिलेशन है, क्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वी, यानी जैसे जैसे हम आवेश का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, वी और आवेश के साथ बढ़ेगा, आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्यू इक्वल टू क्या होता है आई इंटू टी, यानी कि आई क्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई भी बोल सकते हैं हम। तो आई जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्यू बढ़ेगा, क्यू बढ़ने के साथ साथ वी बढ़ेगा, यानी ये सब कैसे सीधा रिलेट हो, यानी कैसे बढ़ेंगे, रैखिक रूप से बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा कि संधारित्र में 0 से 200 वोल्ट तक की रैखिक वृद्धि। चरघात की वृद्धि मतलब कि यानी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, यानी एकदम से करंट नहीं बढ़ेगा, जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे लिनियर ही, क्योंकि यहाँ पे क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रिलेशन हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होंगे वो लिनियर ही इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगी आपकी रैखिक वृद्धि होगी। ठीक, तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन फिर से नॉन टेक का, जो हम सॉल्व नहीं, तो मैं यहाँ पे आपको केवल टेक्निकल पार्ट सॉल्व करा रहा हूँ। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक तप्त तार एमीटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर अ हॉट वायर एमीटर। तो यहाँ पे देखिए हॉट वायर एमीटर, तो यहाँ पे हॉट वायर एमीटर कुछ नहीं होता है, एक टाइप से यहाँ पे क्या होता है एक वायर लगा होता है, जो क्या होता है वो एक जिरकोनियम और प्लेटिनियम वगैरह कुछ विशेष धातु से मिलकर बना होता है। यहाँ पे एक जो एक पुली लगी होती है, यहाँ से एक एम्पियर पॉइंट लगा होता है, जब हम इसमें एसी करंट या डीसी करंट देते हैं तो ये हीटिंग के इफेक्ट वर्क करते हैं, हमें डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है हॉट वायर मीटर। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो टी डी यानी विक्षेप जो डिफ्लेक्शन टॉर्क वो भी करंट के डायरेक्ट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। और देखिए मापन के लिए तापीय प्रभाव उपयोग करता है, क्योंकि वायर तभी गर्म होगा तभी तो वो फैलेगा या सिकुड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा टॉर्क लगता है और हमारा मीटर क्या होता है रोटेट होता है। इसके बाद अगला है कि विक्षेप धारा के वर्ग के अनुपातिक है, यानी कि हमारा ये भी रिलेशन सही होता है। और धारक आरएमएस मान का मापन करता है। देखिए जो एसी डीसी दोनों को नाप सकता है, यदि वो एसी वैल्यू को मेजर कर रहा है तो आरएमएस मान को ही नाप रहा होगा। यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट सभी। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या है ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद चलते हैं धारा ट्रांसफार्मर को प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है धारा ट्रांसफार्मर, जो करंट ट्रांसफार्मर हम किसको मेजर करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर के हम किसको मेजर करते हैं उच्च प्रतिवर्ती धारा के मापन में। ठीक है, यहाँ पे वितरण लाइन में धारा परिवर्तन में, तो ये क्या होता है धारा में कोई चेंजेस नहीं लाता है। इसमें क्या होता है इसके प्राइमरी में 1 से 2 टर्न होते हैं और सेकेंडरी में क्या होते हैं बहुत सारे टर्न रखते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पे करंट की वैल्यू कम हो जाती है। करंट की वैल्यू कम होती है तो हम एक नॉर्मल मीटर से भी क्या कर सकते हैं करंट को ज़्यादा नाप सकते हैं, और जिस रेशो में हम करंट को कम करते हैं उसी रेशो में क्या करते हैं स्केल से गुणा कर देते हैं, तो हमारा टोटल सही वैल्यू को दिखाता है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करने केवल इसको प्रत्यवर्ती धारा को मापने के लिए, वो भी किसके लिए हाई करंट यानी हाई एसी की नापन के लिए। डीसी में हम इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि डीसी हमारा ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा उच्च प्रति धारा के मापन के लिए। और यहाँ पे अगला ऑप्शन है उच्च अनुप्रयोग शक्ति अनुप्रयोग धारा बढ़ाने के लिए, सबसे कोई यूज नहीं होता। करंट ट्रांसफार्मर का भी करंट को इंक्रीज मत नहीं करता, जो हमारा टोटल पावर चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका उच्च प्रतिवर्ती धारा के मापन के लिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि छत के पंखे के संपर्क में प्रसर्फ, यानी कि जो हम स्वीप को नापते हैं तो स्वीप को हम कैसे नापते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारा पंखा है और यहाँ से ब्लेड लगी, तो इसके केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर 10 mm है तो हम क्या करेंगे 10 × 2 करेंगे, कितना जाएगा 20 mm। तो 20 mm हमारी क्या हो जाएगी स्वीप, यानी कि पंखे के केंद्र से लेके जो ब्लेड के लास्ट तक की लेंथ है उसका डबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही है कि 2 गुना फलक की लंबाई, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा डबल ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लेड। तो इस तरह से क्या करते हैं हम किसी भी सीलिंग फैन की स्लीप को स्वीप को नापते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अनुमत आवर्ती विचरण, तो यहाँ पे आवर्ती विचरण 2 से 3% होता है। यहाँ पे मैं सही आंसर 3% लगा रहा हूँ, इसके आंसर की मैं पता नहीं इन्होंने क्या आंसर लिया है। तो यहाँ पे आप 3% या 2 से 3% तक का वेरिएशन हो सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 3%। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज तथा 12 ध्रुव की तुल्यकालिक मोटर का वेग। तो यहाँ पे पूछा गया है कि तुल्यकालिक मोटर की स्पीड क्या होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है NS = 120, F कितना है आपका 50 हर्ट्ज 120/P, P कितने हैं 12। तो ये क्या हो जाएगा आपका NS = 500 RPM। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा NS = 500 RPM। इसके बाद क्या है कि ऊर्जा मापी के एल्यूमिनियम डिस्क में छिद्र होते हैं। तो देखिए ये जो हम उस पर डिस्क करते हैं वो क्या करते हैं क्रिम्पिंग एरर के लिए। और ऊर्जा मापी में क्रिम्पिंग एरर क्या होता है, क्रिम्पिंग एरर यह होता है कि जो हम क्या करते हैं कि ऊर्जा मापी में कोई भी लोड ना कनेक्ट हो, तब भी क्या होता है हमारा जो ऊर्जा मापी की डिस्क है वो रोटेट होती रहती है। और ये रोटेट क्यों होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं शेडिंग लूप के साथ बहुत कम फ्रिक्शन को कम करते हैं। जब फ्रिक्शन बहुत कम होता है तो ये जो डिस्क है
वो डिस्क जो है वो क्या होती है, बिना लोड के भी रोटेट होने लगती है। तो यही हमारे क्या क्रम्पिंग एरर। तो इसी क्रम्पिंग एरर को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जो मान लेती है डिस्क है, इसकी डिस्क में यहाँ पे 2 छेद कर देती है, डिस्क के आकार को आप कुछ ऐसा करके बनाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, क्रम्पिंग एरर यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रसरण को रोकने के लिए प्रिवेंटिंग टू क्रिम्पिंग एरर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रिवेंटिंग क्रिम्पिंग, यानी कि क्रिम्पिंग को एरर को कम करने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विद्युत मानक के अनुसार विद्युत या निम्न मध्यम में अनुवेदन वोल्टा विचरण है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, 5 to 10% होता है। तो यहाँ पे मैं सही आंसर 10% ले रहा हूँ। नॉर्मली आप यहाँ पे 6% भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वोल्टी विचरण केवल 5% या 10% होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6% या 10%, ये आप रूल्स के हिसाब से होगा। अगला वाला क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार एक डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल अनुप्रयुक्त वोल्ट तक का विरोध करता है। देखिए ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू डू विच लॉ द बैक ईएमएफ इज अ डीसी मोटर अपोज द अप्लाइड वोल्टेज। यानी यहाँ पे है कि जो हमारा बैक ईएमएफ होता है वो क्या कहता है, अप्लाइड वोल्टेज का विरोध कर रहा है। तो आपको जहाँ भी ये विरोध करने वाली बात मिले तो वहाँ पे क्या होता है आपका लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या बोलते हैं कि जो भी ईएमएफ जनरेट होता है वो जनरेट होने वाले कारण का विरोध करता है। तो यहाँ पे बैक ईएमएफ जनरेट क्यों हुआ, क्योंकि हमने वहाँ पे सप्लाई दी और मोटर रोटेट हुई, जिस कारण क्या हुआ हमारा वहाँ पे बैक ईएमएफ जनरेट हो गया। तो बैक ईएमएफ किस कारण है, सप्लाई देने के कारण जनरेट हुआ ना। तो वहाँ पे उसका क्या हुआ, उसने सप्लाई का विरोध किया। ये हमारे किसके थ्रू होता है, लेंज के नियमानुसार। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर प्राथमिक फेरे 200 वोल्ट था और द्वितीयक 200 फेरे हैं। ठीक है, प्राथमिक पक्ष पर परिचालक वोल्ट 100 वोल्ट एक 5 ओम के प्रतिरोध को द्वितीयक के साथ जोड़ा गया है। तो द्वितीयक धारा का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पे केवल आपको सेकेंडरी करंट निकालना है। तो सेकेंडरी करंट आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, नहीं प्राइमरी वीपी नहीं प्राइमरी सॉरी यहाँ पे मैं एनपी लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पे टर्न दिए हैं। तो एनपी अपॉन एनएस डिवाइडेड बाई आईपी अपॉन आईएस। तो यहाँ पे एनपी की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी, प्राइमरी टर्न कितने हैं 2000 और सेकेंडरी टर्न आपको कितने दिए हैं 200। ठीक है, 2000 अपॉन 200, ठीक है, डिवाइडेड बाई हमको क्या निकालना है, सेकेंडरी करंट। ठीक है, टाटा प्राथमिक पक्ष परिचालन वोल्टा 100 वोल्ट है। तो देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा इंटरचेंज हमें करूँगा, सेकेंडरी क्यों, सेकेंडरी वोल्टेज पहले निकाल लूँगा, क्योंकि हमें क्या निकाला सेकेंडरी करंट। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप सेकेंडरी वोल्टेज निकालेंगे वी एस अपॉन बी पी इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी करके, तो वी एस अपॉन बी पी करेंगे तो एन एस की वैल्यू कितनी थी, एन एस यानी सेकेंडरी टर्न कितने 200 और प्राइमरी टर्न कितने थे 2000 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका वी एस की जो वैल्यू है वो कितनी जाएगी 10 वोल्ट, यानी जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है। और सेकेंडरी करंट हमारा सेकेंडरी रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें दी गई थी कितनी 5 ओम। और टोटली रेजिस्टेंस दी गई नहीं, कोई यहाँ पे कॉस 5 की वैल्यू नहीं, यहाँ पे कोई भी लीडिंग अलग की कंडीशन नहीं है। तो 10 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 एम्पियर, यानी सेकेंडरी में कितनी करंट फ्लो होगी 2 एम्पियर। और ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की प्रतिबाधा अनुपात खालिस्तान के अनुपात के समान है। तो देखिए ट्रांसफार्मर अनुपात क्या होता है कि मैं लिख लेता हूँ एन एस अपॉन एन पी इक्वल टू √Z1 अपॉन Z2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर की प्रतिबाधा अनुपात के समान है ट्रांसफार्मर रेशियो के। ठीक है, प्रतिबाधा का अनुपात पूछा गया है, इन्वर्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर रेशियो, ट्रांसफार्मर अनुपात के प्रतिलोम के, ट्रांसफार्मर अनुपात के वर्ग के और इन्वर्स ऑफ द। ठीक है, तो यानी हम क्या करते हैं यहाँ पे एन एस अपॉन एन की जगह पर क्या लिखते हैं, के लिख सकते हैं। तो √Z1 अपॉन Z2 आ जाएगा। जब √Z1 अपॉन Z2 आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं के स्क्वायर इक्वल टू Z1 अपॉन Z2, कोई रीज़न नहीं, यानी किसके बराबर हो गया आपके ट्रांसफर अनुपात के वर्ग के। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ट्रांसफर अनुपात के वर्ग के सीधे समान होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विच ऑफ द मोटर द सिंगल एक्साइटेड मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होता है सिंगल मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डीसी शंट मोटर में भी आपका डबल मैग्नेट फील्ड बन जाते हैं। टोलेकाली मोटर यहाँ पे आपका सही आंसर हो सकता है प्रतिसारण या रिले वगैरह में क्या होता है सिंगल मैग्नेटिक सिस्टम होता है। इसके बाद अगला है कि ट्रेडा कुंडलन, यानी कि यहाँ पे मिलेगा ट्रिप्लेक्स। तो देखिए नॉर्मल वेव बाइंड में क्या होता है दो समानांतर पट होते हैं, लेकिन जब आपका ट्रिप्लेक्स और डुप्लेक्स की बात होती है तो हम क्या करते हैं 2 इंटू नंबर ऑफ फ्लैक्स, जितनी भी फ्लैक्स दिए। तो यहाँ पे क्या दिया 3 फ्लैक्स, 2 इंटू 3, यानी वेव समांतर पट कितने हो जाएंगे आपके 6। यदि यहीं पैरेलल में होता तो P इंटू नंबर ऑफ फ्लैक्स। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 6। अब इससे अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का खुला परिपथ परीक्षण उसका खालिस्तान अभिरक्षण बनाता है। तो खुला परीक्षण आपका क्या दिखाता है मैग्नेटाइजेशन करेक्ट। हम किसकी चुन आते हैं यहाँ पे IF और E0, यानी कि हमने उस पर कोई लोड नहीं लगाया, नो लोड। तो ये हमारा कौन सा मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है, कुछ इस टाइप से आती है किसी भी डीसी जनरेटर के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा खुला परिपथ परीक्षण आपका क्या दिखाएगा मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक। और ये हम कैसे नहीं निकाल सकते डीसी सीरीज जनरेटर में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका क्या दिखाएगा मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन ए।
इसके बाद अलग अलग ट्रांसफार्मर स्कॉट कनेक्शन को किसको बोलते हैं, टीटी कनेक्शन या स्कॉट कनेक्शन, दोनों क्या होते हैं, एक होते हैं। यहाँ पर हम उसके प्राइमरी की जगह पर टीजर वाइंडिंग में कितने 86.6 टर्न रखते हैं, यहाँ करते हैं, यहाँ पे इससे हमें क्या मिलता है, तीन फेज को 2 फेज में कन्वर्ट कर देता है क्या आपका टीटी कनेक्शन या स्कॉट कनेक्शन। वीवी कनेक्शन क्या होता है, जहाँ पर कम वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है वीवी कनेक्शन। यहाँ पे लगभग हमें वीवी कनेक्शन में 57.7% वोल्टेज ही प्राप्त होता है। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जी। तो यहाँ पे इससे पूछा गया कि सबसे प्रबल प्रतिचुंबकीय पदार्थ, यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी या पारा। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या है कि सबसे प्रबल प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या हो जाएगा आपका मर्क्यूरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि केल्विन डबल ब्रिज का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो आप याद रखिए रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध हम किसे कहते हैं, केल्विन डबल ब्रिज का। मीडियम प्रतिरोध आपने निम्न प्रतिरोध हम किसका यूज करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का। मीडियम के लिए हम मीटर के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज या वोल्ट एम्पीयर मीटर का प्रयोग कर लेते हैं, और यदि आप इसके लिए किस में जाते हैं, हाई प्रतिरोध में मैगर या लॉस ऑफ चार्ज मेथड का प्रयोग करते हैं। इंडक्टेंस नापने के लिए भी हम इन सब मेथड का यूज करें। धारिता के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, डिसॉटी ब्रिज और स्टीयरिंग ब्रिज का। और करंट के लिए हम किसका नापते हैं, एम्पीयर मीटर से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वोल्टेज बी, वोल्टा बी से आवेशित एक खोखले गोले के अंदर। तो देखिए ये गॉस का नियम है, ये गॉस ये बोलते हैं कि यदि किसी खोखले गोले में आवेश की वैल्यू बी है, तो यदि हम इसके अंदर चलते हैं तो हमें यहाँ से यहाँ तक किसी आवेश को ले जाने तक, किसी बिंदु ले जाने कोई कार्य नहीं करना पड़ता। यानी यहाँ पे क्या होता है, दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, विभव की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी 0। इसके बाद अगला क्वेश्चन चुंबकन बल तथा चुंबकन तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे K इक्वल टू क्या होता है, I/H, ठीक। यानी कि मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय मैग्नेटाइजेशन फोर्स, यानी चुंबकन तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात हमारा K इक्वल टू क्या कहलाता है, ससेप्टिबिलिटी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुग्राह्यता या ससेप्टिबिलिटी। और I इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या होता है, पूरा फ्लक्स डेंसिटी के जैसे होता है। यानी कि I इक्वल टू हो जाएगा आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 5/A। और H इक्वल टू क्या हो जाएगा, NI/L, ठीक है, यानी कि एम्पीयर टर्न प्रति मीटर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ससेप्टिबिलिटी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चुंबकीय विक्षेपण, यानी डिस्कॉसिंग इन द प्रोसेस ऑफ। तो चुंबकीय विक्षेपण, तो इसको आप याद रखिए कि अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करना, रिमेनिंग मेटेलिक पार्ट, ये गलत है। यहाँ पे चुंबकीय से अचुंबकीय द्रव्य को हटाना, ये तो हमारा निष्कर्षण की मेथड हो गई, चुंबक को शुद्ध बनाना। और गैस वगैरह कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवशिष्ट चुंबकीय क्षेत्र का विलोपन करना क्या कहलाता है आपका, चुंबकीय क्षेत्र का विक्षेपण। जब क्या होता है, हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं और जब उसको सप्लाई से हटा लेते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कुछ अवशिष्ट चुंबकत्व बच जाता है। लेकिन जब हमें अगली बार मैग्नेट बनाना होता है तो अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करना आवश्यक होता है। यदि हम उसको खत्म नहीं करते, उसका विरोध करता है, और उसको विरोध होने के बाद ही हमारा फिर से मैग्नेट बन पाती है। तो यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा, अवशिष्ट चुंबकीय क्षेत्र का विलोपन करने वाला क्या कहलाता है, चुंबकीय निक्षेपण या विक्षेपण, ठीक है, चुंबकीय विक्षेपण कहलाता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वितरण ट्रांसफार्मर। तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि वितरण ट्रांसफार्मर क्या होता है, 50%। यानी हमारे जो घर में ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें लोड हमेशा एक साथ कनेक्ट नहीं होता, इसलिए हम उनको किस टाइप से डिजाइन करते हैं कि 50% लोड पे अपना अधिकतम एफिशिएंसी थे। लेकिन हमारे जो ट्रांसमिशन वाले ट्रांसमिशन होते हैं, यानी कि जो ट्रांसमिशन वगैरह में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर, वो क्या होते हैं, हमेशा हमारे 100% लोड से कनेक्ट होते हैं। हम उसको किस में डिजाइन करते हैं, 100% लोड के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वो 50% लोड के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जिससे मैक्सिमम एफिशिएंसी दे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर में संग्राही धारा और उत्सर्जक धारा का अनुपात 0.09 है। तो संग्राही धारा और ठीक है, तो यहाँ पे संग्राही धारा और उत्सर्जक धारा का अनुपात दिया है, यानी यहाँ पे दिया गया बेस करंट नहीं है। बेस करंट नहीं, यानी क्या होगा, कॉमन बेस है। कॉमन बेस हमारा क्या होता है, अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू दी गई है, संग्राही धारा और धारा यानी कि बीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो अल्फा इक्वल टू रिलेशन क्या होता है, अल्फा इक्वल टू हमारा रिलेशन क्या बनता है, अल्फा इक्वल टू होता है हमारा बीटा 1 प्लस बीटा। तो यहाँ पे क्या दिया है, अल्फा की वैल्यू दी गई, यानी हमें बीटा निकालना है। तो बीटा इक्वल टू रिलेशन क्या बनेगा हमारा, अल्फा 1 माइनस अल्फा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.99, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 0.11। तो ये दशमलव कैंसिल, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 99। तो यहाँ पे 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 99। इसके बाद अगला क्वेश्चन, धारा मापी का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। एक प्रतिरोध 10 वोल्ट के स्रोत को ओम मीटर बनाने की श्रृंखला में धारा मापी के साथ जोड़ा गया। धारा मापी का पूर्ण विक्षेप 1 मिली एम्पियर के अनुरूप है। तो आर का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि किसी भी धारा मापी का आंतरिक प्रतिरोध 1 था, लेकिन उसको हम 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के साथ लगा रहे हैं, जिससे क्या कर रही है, 1 मिली एम्पियर का करंट नाप सकता है या नाप रहा है। तो यहाँ पे हमने आर, यानी जो हमें रेजिस्टेंस जोड़ा होगा, उसकी वैल्यू क्या रही होगी, वो भी सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि अब 10 वोल्ट को नाप रहा है, पहले 1 ओम का रेजिस्टेंस था, लेकिन अब 10 वोल्ट को मेजर कर सकता है। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा कुछ मत करना है कि देखिए, मैं इसको सॉल्व दिखा देता हूँ।
देखिए तो यहाँ पर वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है आर इंटू आई, और टोटल जैसे हमारा कितना हो जाएगा, पहले कितना था 1 ओम और अब कितना हो गया आर प्लस 1 मिली एम्पियर, ठीक है, यानी आर इंटू आई। जब हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे पहले था आर प्लस 1, अब यह आर प्लस 1 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर को नीचे लेके जाएंगे 10 की घात -3 यानी कि 1000, और यहाँ पे आर प्लस 1 है, आर प्लस 1 है, जहाँ 1 को इससे लेके जाएंगे तो 1000 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 999 यानी 499। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 9992। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 99,999 ओम। ठीक है, तो कुछ मत करना आपको, वी इक्वल टू आर आई लिखना, टोटल रेजिस्टेंस इंटू करंट करना। टोटल रेजिस्टेंस पहले कितना था 1 ओम, ठीक। आप देखिए सीधी सीधा आप ओम का नियम लगाइए ना कि 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना होगा 1 प्लस आर, और करंट की वैल्यू 1 मिली एम्पियर दी है, 1 मिली एम्पियर यानी कि 1 गुणित 1/1000, ठीक ना। तो यहाँ पे 1/1000 सीधा यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि ये तो इनटू में है, 1/1000 होकर कितना हो जाएगा 10,000, और 10,000 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9,999। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 250 वोल्ट एसी शिखर वोल्टा, एसी की शिखर से शिखर वोल्टा, यहाँ पे एसी किसकी वैल्यू दी है आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू के बारे हम क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसका आरएमएस वैल्यू क्या दिया 250 वोल्ट, 250 वोल्ट इंटू 0.707 इंटू आई मैक्स करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.07 से डिवाइड करेंगे तो हमारे आई मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35.35। अब देखिए यहाँ पे वीएम की वैल्यू है 30.35, तो अब पीक टू पीक वैल्यू कैसे मानते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में, तो यहाँ से यहाँ तक 53.5 डिवाइड, यहाँ नीचे भी क्या हो गया 353.5, जहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 707 वोल्ट। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 707, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 707 वोल्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वी टी इक्वल टू 4sin t 110 संधारित्र का प्रयोग किया जाता है, उनमें से कौन सा संधारित्र में बहने वाली धारा का प्रतिनिधित्व करेगा। तो देखिए धारा में यहाँ पे क्या होता है, जो करंट होता है वो करंट क्या होता है संधारित्र में 90 डिग्री लीड कर रहा है, यानी लीड करता है यानी कि प्लस 90 डिग्री, यानी जो भी वैल्यू है वी साइन प्लस 40 प्लस 90 डिग्री, ये हमारे क्या हो जाएगा आई इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज से जो भी आई है वो 90 डिग्री आगे चल रहा है। तो 90 डिग्री मतलब कि क्या है 180 डिवाइडेड बाई 2, और पाई इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री यानी कि पाई बाई 2 करेंगे हमारे किसके बराबर हो जाएगा 90 के बराबर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ए साइन 40 प्लस पाई बाई 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्रोत वोल्टा का वोल्ट का समीकरण V इक्वल टू 3 प्लस 4 साइन, कि अगर वोल्टा 10 ओम प्रतिरोध का प्रयोग किया जाए तो शक्ति क्षय कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि वोल्टेज का, तो V इक्वल टू हम कैसे निकालेंगे I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, तो ये हमारी क्या हो जाएगी V की RMS वैल्यू हो जाएगी। तो I1 का स्क्वायर कितना होगा 3 3 का 9 और 4 चौके 16, यानी यहाँ पे I1 ये 3 होगा और I0 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 25 √25। तो V की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5 आएगी। जैसे V की वैल्यू 5 आती है तो हमारे पास V मिल गया, तो फॉर्मूला क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R, तो V स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का और स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और R की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो क्या हो जाएगा आपका 2.5 वॉट। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 2.5 वॉट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में से कौन सी हानि होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डीसी जनरेटर में क्या होगा ताम्र हानि, क्योंकि कॉपर की वाइंडिंग है, लो हानि हुई क्योंकि हमने वाइंडिंग सिलिकॉन स्टील की बना के रखी। इसके बाद क्या होगा मैकेनिकल लॉस होगी क्योंकि मोटर घूम रही है तो वाइंडिंग में लॉसेस होंगे, और यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक नया अर्धचालक, यानी नया अर्धचालक का मतलब होता है आपका शुद्ध सेमीकंडक्टर। तो एक शुद्ध सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या छिद्र की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या छिद्र की संख्या से अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या छिद्र की संख्या से कम होती है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हमारा शुद्ध सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होल्स की संख्या बराबर होती है। जब हम ट्राईवैलेंट अशुद्धि मिलाएंगे तो होल्स की संख्या बढ़ जाएगी, पेंटावैलेंट अशुद्धि मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। जैसे हमारा क्या बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे जब शुद्ध अर्धचालक होता है तो होल्स और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बराबर संख्या में होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर को चालू करने के लिए कुल पास अवधि। तो यहाँ पे आप देखिए ब्रैंक समीकरण क्या होता है ए बीटा इक्वल टू 1, यानी हमारा जो कुल पास अवधि है वो क्या होना चाहिए 1 के बराबर, यानी कि 1 से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुल पास अवधि क्या होना चाहिए आपका, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। तो ट्रांजिस्टर आधारित में दोलन जारी रखने के लिए कुल पास अवधि क्या हो जाएगी 1। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 1000 वाट और 220 वोल्ट अनुपात मांग के द टू इलेक्ट्रिक बल्ब विथ 100 watt and 220 volt are connected in a series to a 220 volt supply. Let the power dissipate with W1, then the same bulb are connected parallel to the same supply. Let the power dissipate the W1 and W2। यानी क्या है कि जो 100 वाट और 220 वोल्ट के बल्ब हैं
वो क्या है सीरीज में जुड़े हुए हैं, फिर हमने उनको क्या किया कि पैरेलल में जोड़ दिया। तो जो सीरीज और पैरेलल में जो पावर का अनुपात होगा, यानी कि सीरीज अपॉन पैरेलल का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया कि पहले पावर कितने दिया, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। बल्ब में रेटिंग थी 220 इंटू 220 और पावर कितना था 100 वाट के बल्ब थी, तो रेजिस्टेंस कितना का 4484। जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारा टोटल रेजिस्टेंस जुड़ जाता है। तो 484 एक बल्ब का, 484 दो बल्ब का, टोटल कितना हो जाएगा 968 ओम। ठीक, जैसे ही 968 ओम क्या होगा रेजिस्टेंस आया, तो हमारा पावर कितनी होगी वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी स्क्वायर 220 इंटू 220, यानी हमारा W1 आप जब कैलकुलेट करेंगे वी स्क्वायर यानी कि 220 इंटू 220 डिवाइड बाई 484 करके, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा आपका 50। ठीक, जैसे ही आप क्या करते हैं इन पैरेलल में सॉल्व करते हैं, तो पैरेलल में जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आधा होगा, नहीं 484 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 242। जब आप इसको 242 की 2 यानी कि फिर से आप क्या करेंगे वी स्क्वायर अपन आर करेंगे, तो वी स्क्वायर अपन आर 220 इंटू 484 डिवाइड बाई 2, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा W2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 200 वाट, यानी पैरेलल में कितना 200 वाट और सीरीज में कितना 50 वाट खपत करेंगे। 50 वाट क्यों खपत करेंगे, क्योंकि वहाँ पे करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे करंट हमको और वोल्टेज सबको संभालेगा और करंट भी क्या हो जाएगा बराबर मिलेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा खपत होगी, बल्ब पूरे ब्राइटर जलेंगे। तो यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा 50/200 1/4 करेंगे, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 0.25। 100 वाट और 220 वोल्ट को ऊपर W2 क्या हो जाएगा 0.25। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगर प्रतिरोध में प्रयोग की गई वोल्टेज 1% कम हो और प्रतिरोध का मान 1% बढ़ता है तो प्रतिरोधक की शक्ति उपभोग के लिए कितना परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे हम तो क्वेश्चन क्या है कि यानी हमने क्या किया कि जो उसका जो प्रतिरोधक की वोल्टेज है उसको 1% कम कर दिया और प्रतिरोध के मान को हमने क्या कर दिया 1% बढ़ा दिया, तो शक्ति उपभोग यानी कि जो यहाँ पे जो पावर खपत है वो पावर रेट में कितना परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते कि पहले वोल्टेज 100 था और रेजिस्टेंस भी 100 था, तो अब जब इसका कैलकुलेट करके पावर निकाले कितना आएगा 100। और हमने क्या किया कि वोल्टेज में 1% की कमी की, तो 100 से घट के वोल्टेज कितना हो जाएगा 99 का स्क्वायर। 100 वोल्ट को 1% घटाएंगे तो 99 वोल्ट यानी 99 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 101। ठीक, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 101। हमने क्या किया रेजिस्टेंस को 1% बढ़ाया, यानी कि 101 कर दिया, तो 99 इंटू 101 तो 998 तो क्या हो जाएगा 97.03। जब आपको 100 में 97 2.97 है, जो आपका अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 3%। यानी पहले हमारा 100 था अब 97 वाट हो गया, यानी हमारा क्या हुआ 3% की गिरावट आ गई, यानी क्या हो जाएगा सही आंसर -3%, 3% कम जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा -3%। प्रचालन अनुपात एवं एक समान वोल्ट 20 वाट बल्ब तथा 40 वाट के बल्ब का टन टू का अनुपात होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा टन टू का अनुपात पूछा गया, तो आप देखिए यहाँ पे P इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, यानी कि पावर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्स में होते हैं, यानी कि ये क्या है कि पावर 20 से 40 है, तो ये 40 और 20 आपस में बदल जाएंगे, तो 20/40 का क्या हो जाएगा हमारा 40/20, ये हमारा पावर का अनुपात हो जाएगा, तो हमारा रेजिस्टेंस का अनुपात हो जाएगा 40/20। 40/20 निकालेंगे तो अब क्या हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका चले 20 से कम 20 20 40, यानी क्या हो जाएगा आपका 2:1। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 3 का बी 2:1। तो अगला क्वेश्चन है क्रमशः आर तथा 2R के दो प्रतिरोधक को समानांतर में जोड़ा गया है। आर प्रतिरोधक द्वारा उपभोग की गई शक्ति 20 वाट है, तो 2R के प्रतिरोधक द्वारा उपभोग की गई शक्ति यानी कि हमारा जो R है यानी एक प्रतिरोध जिसकी वैल्यू R है और दूसरा प्रतिरोध जिसकी वैल्यू कितनी है 2R है, इन दोनों क्या किया समानांतर में जोड़ा गया। तो R के द्वारा यदि 20 वाट की खपत होती है 2R के द्वारा कितने वाट की खपत हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए पावर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर अपॉन यानी हम पहले की बात करें तो पहले कहते हैं ना दोनों में वोल्टेज तो इक्वल होगा, यानी वोल्टेज की वैल्यू पैरेलल में कनेक्टेड तो समान होगी, यानी दोनों में वी और वी दोनों को यानी इस टाइप से पैरेलल में कनेक्टेड, इसकी वैल्यू आर है इसकी वैल्यू 2R है और दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा सबको वी इक्वल वोल्टेज मिलेगा, तो इसको भी वी मिला, तो वी स्क्वायर अपॉन आर यानी वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई पहले कितनी बार का 20, वी स्क्वायर वैल्यू कितनी गई 20R। हमें अगली कंडीशन निकालते फिर से P2 इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर और वी स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है कितनी 20R और रेजिस्टेंस अगली कंडीशन में कितना दे दिया यहाँ पे 2R, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी 2R, तो R से R कैंसिल 20, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा 10 वाट। तो आपका यहाँ पर सही आंसर, तो यहाँ पे 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 वाट। इसके बाद अगला क्वेश्चन शुष्क सेल में साधारण रूप से प्रयोग किए गए विद्युत ध्रुवक, तो आप इसको याद रखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मैंगनीज डाई ऑक्साइड या MnO2। तो यहाँ पे आपका कैसे यूज करते हैं MnO2 विध्रुवक। विध्रुवक क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन की छड़ के पास हो जाएगा क्या हो जाता है हाइड्रोजन इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ वोल्टेक सेल में तो कॉपर की छड़ के पास हाइड्रोजन इकट्ठा हो जाता है, जो उसके ऊपर क्या कर लेता है एक
अवक्षय पर, यानी कि एक इंसुलेटर जैसे वर्क करने लगता है, उसी को हम क्या करते हैं, इसमें जैसे MnO2 में हमने हाइड्रोजन जमा होता है H2 मिलाया तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है H2O में, और हाइड्रोजन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, विध्रुवक, और ये विध्रुवक हमारा क्या होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड या MnO। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निकल लॉस वाले, यानी कि जो हमारा निकल आयरन सेल होता है, उस हम कौन सा विध्रुवक यूज करते हैं, तो KOH। ये सब वैल्यू, ये सब आपके सेल को डाटा याद होनी चाहिए। और H2SO4 का हम किस में यूज करते हैं, जो हमारा नॉर्मल लेड एसिड सेल हम किसका यूज करते हैं, गंधा काम, इसी को हम क्या बोलते हैं, H2SO4। और अगला क्वेश्चन है कि 0.1 वेबर माननीय एक जैव विक्रांति अकोचन एक ट्रांसफार्मर द्वितीय के साथ बंद है। तो बहुत ज़्यादा हिंदी लिखा इसमें। तो एक साइनसोइडल फ्लक्स विद द पीक वैल्यू ऑफ 0.1 वेबर लिंक्स विद द सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी 10 वोल्ट एंड द वैल्यू ऑफ द EMF इज सेकेंडरी सप्लाई ऑफ 50 हर्ट्ज। तो देखिए आप इसको सीधे सीधा सॉल्व कर लिए। देखिए E इक्वल टू क्या होता है 4.44, 5M की वैल्यू कितनी दी गई है 0.1, F की वैल्यू कितनी दी गई है 50, 4.45 N, और N की वैल्यू कितनी दी गई है 10। तो क्या हो जाएगा ये, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.1 है तो आपका कितना आ जाएगा 22.2 वोल्ट। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 22.2 वोल्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 100 खांचे वाली प्रति खांच संख्या 10 चालक, यानी द कैलकुलेट द EMF generated by the 10 pole wave bound generator having the 100 slot and the 10 conductor per slot when driven at 1200 RPM, the flux per pole is 0.01 वेबर। तो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको जेड की वैल्यू निकालनी होगी। जेड की वैल्यू क्या निकलेगी, 10 चालक, एक कंडक्टर, एक 10 चालक एक स्लॉट में, और टोटल चालक की संख्या कितनी है 100। तो यहाँ पे टोटल कंडक्टर कितने हो जाएंगे 1000। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000। तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5ZNP, ठीक है 5Z इंटू, ठीक है 5Z। देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 की वैल्यू 0.01 रखी, जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू कितनी है आपकी 1000। ठीक है यहाँ पे शायद मैंने कुछ मिस्टेक की है सॉल्व करने पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रखते हैं, पहले 5 की वैल्यू रखते हैं। 5 की वैल्यू कितनी है आपकी, तो यहाँ पर 5 की वैल्यू है 0.01, हमने 0.01 रखा इंटू, ठीक है 10 इंटू का यानी कितना हो जाएगा 5Z। तो कंडक्टर कितने हो जाएगा 1000, N कितना 1200, और स्पीड कितनी है 10 वोल्ट। 5ZNP डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेव वाइंडिंग और समांतर पार्टों की संख्या कितनी हुई हमेशा 2, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है समांतर पार्टों की संख्या वेव वाइंडिंग में क्या होती है हमेशा 2 होती है, और वहाँ पे क्या होती है A=P, यानी कि पोलों की संख्या के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगी, तो 2 करेंगे तो हमारा ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120, तो 120 से 120 क्या हो जाएगा हमारा सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या हो रहा है 10,000। ठीक है, यानी आप इसको देखेंगे तो ये 0.011 है, तो ये क्या हो जाएगा 10, ठीक है 10 इंटू ये क्या हो जाएगा 1 2 3, तो ये हो जाएंगे आपके इकाई 2.5 से 10,000। आप इसके बाद 2 के बाद 0 लगाइए तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 100 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 100 वोल्ट। यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन है कि 950 RPM पर चले 4 फिर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि स्पीड में हमारा डिक्रीजमेंट कितना आ रहा है। पहले हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए थी 1000 RPM, यदि आप निकालेंगे ऐसे 120 F/P करेंगे तो 120 गुणित 50 डिवाइडेड बाय 50 बोल 6 ड्रॉप, तो कितना हो जाएगा हमारा 1000 RPM आ रहा, और स्पीड भी कितनी हुई 9000 RPM। देखिए यहाँ पे आप एक अंदाज लगाइए कि हमने जो स्पीड इनपुट यानी जो हमारी सिग्नल स्पीड थी वो कितनी थी 1000, यानी हम 1000 RPM का रवा दे रहे हैं, लेकिन हमको तो 900 मिल रहा था ना। नहीं, हमारा इनपुट हुआ या आउटपुट हुआ इंटू 100 कर लीजिए, खत्म। तो ये हमारी कितनी आएगी एफिशिएंसी 90%। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 69 का भी 90%। इसी बार ये 70 क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हुआ, इसका आंसर मैच नहीं कर रहा। यदि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप इसका जरूर हमको सेंड करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि जो आंसर इन चारों में से कोई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, यदि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होता है तो आप जरूर हमको सेंड करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टेरेडियन की इकाई होती है स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन यहाँ पे किसकी इकाई होती है सॉलिड एंगल या घन कोण की। प्लेन कोण को हम किसी ने आपने रेडियन में, रेडियन में एफिशिएंसी ये मेरे को यूनिट नहीं था। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टेरेडियन किसकी इकाई होगी घन कोण की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है साधारण पठन के लिए जो लूमेन होता है, तो यहाँ पे आपका 200 से 300 लूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सी। ये जो रीडिंग होती है आपका हर एक बुक में अलग अलग दी गई है, तो इसको आप ज़रा माइंड मत करें। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 200 से 300 मिलीमीटर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद अगला क्वेश्चन निम्न में से शीर्ष से ज़्यादा प्रेशर जाने के लिए उपयोग किया जाने वाला निम्न शीर्ष। ठीक है, तो निम्न शीर्ष और
जल अभिसरण के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? देखिए फ्रांसिसिक जो होता है, सबसे पहले होता है हमारा पेल्टन व्हील टरबाइन। पेल्टन व्हील टरबाइन हाई हेड के लिए होता है, ज़्यादा हेड हाई है तो कम विसर्जन होगा। इसके बाद हमारा आता है कौन सा? फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन क्या होता है? हमारा मीडियम हेड और मीडियम विसर्जन के लिए होता है। सबसे लो के लिए हमारा क्या हो जाता है? कैप्लॉन टरबाइन। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैप्लॉन टरबाइन। इसके बाद अगला एक और टरबाइन हो जाएगी प्रोपेलर टरबाइन, जो भी क्या होती है? केपलर के जैसे होती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? कैप्लॉन टरबाइन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, नाभिकीय में किस प्रकार को विखंडन दर को नियंत्रण करने के लिए। तो देखिए जैसे क्या होता है हमारा एक यूरेनियम फूटता है तो यहाँ पे क्या होता है? हमारे टीन निकलते हैं, ये टीन जाके अगले को फोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? हमें एक कंडीशन ऐसी आती है जो हमें क्या होती है? इन तीनों न्यूट्रॉन अवमंडन न्यूट्रॉन को रोकना होता है, नहीं इनको एब्जॉर्व करेंगे तभी हमारी क्या होगी? अभिक्रिया कंट्रोल होगी। तो इस कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ठीक, भारी जल वगैरह ये सब क्या होते हैं? हमारे यूज होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस परास को निम्न वोल्ट कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका होता है 230 वोल्ट। 200-250 से लगभग 250 वोल्ट को निम्न वोल्ट कहा जाता है। 250 से 650 को हम मीडियम कहते हैं और 650 से 1100 इसको हम क्या बोल देते हैं? हाई वोल्टेज बोल देते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 230 वोल्ट। ठीक, 230 वोल्ट या 250 वोल्ट से जो कम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्टे मैग्नेट बनाने के स्थायी चुंबक बनाने हम किसका यूज करते हैं? एल्निको, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट वगैरह हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं किसका? स्थायी चुंबक बनाने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चलित में प्रयुक्त, यानी कि जो मोटर यूज है ना लोकोमोटिव। तो याद रखिए जब भी आपके लोकोमोटिव या रेलवे इंजन, लोकोमोटिव का मतलब होता है रेलवे इंजन या भारी चीज़ों को खींचने के लिए हम इसका यूज करते हैं हमेशा डीसी सीरीज मोटर का। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक प्रेरक में 220 सेकेंड के समानुपात में 0 से 10 एम्पीयर तक परिवर्तित होती है। प्रेरित वोल्टेज का मान 2 वोल्ट है, तो प्रेरक का मान क्या होगा? यानी कि यहाँ पे आप इसका सीधा फॉर्म लगाइए, E = LdI/dt। ठीक, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है आपकी? 2 वोल्ट। एल हमको निकालना है, डी आई यानी करंट कितना चेंज हो? 0 से 10 यानी कि 10, और समय कितना था आपका? 20 सेकेंड। तो आप 0 से 0 का आंसर 2 से 2 क्रॉस करेंगे तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हेनरी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 हेनरी। इसके बाद रखिए परमेलॉय। परमेलॉय के हिसाब से सबसे अधिक प्रतिष्ठापक संघटक किसका होता है? ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए कि परमेलॉय में, तो यहाँ पे क्या होता है? परमेलॉय में जो होता है 20% निकल होता है और 80% क्या होता है? हमारा आयरन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो होगा क्या होगा? 20% आयरन होगा, सॉरी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 80% निकल हो जाएगा। तो आपका संगठक के साथ सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? यहाँ पे निकल। 80% निकल होता है और 20% ये 20% होता है और निकल क्या होता है? 80%। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक प्रतिशत वाला संगठक क्या हो जाएगा? आपका निकल। तो यहाँ पे आपका परमालॉय का आंसर क्या हो जाएगा? निकल। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। आपको वीडियो पसंद है उसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अस एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।